अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, और जिसके अंदर हम लोग आज दो सब टॉपिक्स इसके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि होम्योस्टेसिस होता क्या है। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि हम लोगों ने मेंटेनेंस करनी होती है इंटरनल बॉडी कंडीशंस की। कोई भी कंडीशन आ सकती है, जो भी बॉडी के रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी को जो भी रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, वो जितनी भी उनकी कंडीशंस होती हैं वो उनको मेंटेन करना होता है। इसे हम लोग होम्योस्टेसिस कहते हैं। और एट इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि हम लोगों ने या तो मतलब हमारी बॉडी के अंदर किसी भी क्वांटिटी, किसी भी कंडीशन की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए, बल्कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे होनी चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने जो भी होम्योस्टेसिस का मतलब ये होता है कि जो भी हमारी बॉडी की कंडीशंस हैं उसको मेंटेन रखना होता है डिस्पाइट द चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि बाहर हमारे पास जिस तरह की मर्जी कंडीशन चल रही है और जिस तरह का मर्जी कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, जो जैसा मर्जी बेशक राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है, इससे हमारा कोई लिंक नहीं है, ठीक है। लेकिन जो अंदर की इंटरनल बॉडी कंडीशंस होती हैं उसको मेंटेन रखना ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उसका टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब सपोज के बाहर का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है या बहुत ज़्यादा लो है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन हमारा जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही मेंटेन रहेगा, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल देती हूँ आपको कि सपोज कि हमारी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो 1 ग्राम होता है पर लीटर ग्लूकोज लेवल, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बेशक जितना मर्जी हम लोग मील खा लें, ठीक है, खाना खा लें जितना मर्जी खा लें, और वो बेशक जितना मर्जी रिच अमाउंट में है, कार्बोहाइड्रेट्स की रिच अमाउंट बहुत ज़्यादा बेशक उसके अंदर, लेकिन जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल होगा वो 1 ग्राम पर लीटर ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बाहर की एक्सटर्नल कंडीशंस जैसी मर्जी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेंटेनेंस होती है इंटरनल बॉडी कंडीशंस की वो मेंटेन रहनी चाहिए इक्विलिब्रियम स्टेट में। इसे हम लोग होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब जो स्टेबल इंटरनल कंडीशंस होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बॉडी के लिए। वो इसलिए ताकि एंजाइम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सके। यहाँ पे अब हमारे पास कुछ प्रोसेसेस आते हैं होम्योस्टेसिस के, जिसमें सबसे पहले आता है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन होता है जिसमें मेंटेनेंस होती है अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्ट्स की हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर। जो भी हमारे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जिसमें ब्लड आ जाता है, टिश्यू फ्लूइड आ जाता है, ठीक है, उसके अंदर जो वाटर और सॉल्ट्स की अमाउंट होती है उसकी मेंटेनेंस को हम लोग ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। जैसे कि आप रिकॉल करें चैप्टर नंबर 4 को, ठीक है, 9th क्लास में जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन वगैरह स्टडी किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि बॉडी फ्लूइड्स के अंदर वाटर और सॉल्ट्स की मेंटेनेंस ज़रूरी है फॉर द प्रोसेसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। और वो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन प्रोसेसेस क्यों होते थे? ताकि प्रॉपर सेल फंक्शनिंग हो सके, ठीक है। इसी वजह से वाटर एंड सॉल्ट्स की मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेंटेनेंस होती है ऑफ बॉडी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। हमारा जो अंदर का टेम्परेचर वो मेंटेन रहना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग एंजाइम्स की ही बात करें, उनको प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है, जैसे हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, जिसमें वो बेस्ट वर्क करते हैं। उन्होंने बेस्ट अपनी फंक्शनिंग देनी होती है एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्टडी किया था 9th क्लास में, तब हम लोगों ने देखा था ना कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एंजाइम्स की एक्टिविटी को। तो उसमें टेम्परेचर हम लोगों ने पहला फैक्टर डिस्कस किया था। तो एंजाइम्स को प्रॉपर वर्क करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो अगर वो मेंटेन होगा तो ही एंजाइम्स प्रॉपर फंक्शन कर पाएंगे। अगर तो कोई भी चेंज आ गया टेम्परेचर में तो
एंजाइम्स की फंक्शनिंग भी अफेक्ट होगी ऑब्वियसली। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रोसेस एक्सक्रीशन। ये भी प्रोसेस है होम्योस्टेसिस का। ये क्यों किस तरह से प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो एलिमिनेट होते हैं बॉडी से। और ये क्यों होते हैं, ताकि इंटरनल कंडीशंस मेंटेन रहें एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो इसमें मेटाबॉलिक वेस्ट कौन से होते हैं, ये तो आप लोग को ऑलरेडी पता ही होगा। चैप्टर नंबर 7 हम लोगों ने जब डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर क्लास 9 में, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं, कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अकर हो रहे होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन है, कैटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है, कोई भी प्रोसेस अकर हो रहा होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे पास एक्सक्रीट होते हैं, क्योंकि वो किसी भी यूज़ के नहीं होते सेल के अंदर। ठीक है, तो उसको एलिमिनेट करना फ्रॉम द बॉडी ये भी ज़रूरी है, ताकि इंटरनल कंडीशंस मेंटेन रहें एट इक्विलिब्रियम। अब हम लोग डिस्कस करते हैं होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स हमें पता है रिस्पॉन्ड करती है टू द एनवायरमेंटल चेंजेस। ठीक है, जिस तरह का मर्जी एनवायरमेंटल चेंज होता है उसमें रिस्पॉन्स तो ऑब्वियसली शो करना होता है, लेकिन जो उसका उनकी जो इंटरनल कंडीशंस होती हैं वो कांस्टेंट रहती हैं, जिसे हम लोग होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब प्लांट्स किस तरह से मेंटेन करते हैं अपनी इंटरनल कंडीशंस को, उसमें डिफरेंट ये मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं ताकि होम्योस्टेसिस कर सकें वाटर की या अदर केमिकल्स की। अच्छा, अब हम लोग पहले देख लेते हैं रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। यानी कि इसके मतलब ये है कि अगर बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की, और वो किसी भी यूज़ में नहीं है, मतलब प्रोसेस अकर हो गया हुआ है और वो बिल्कुल एक्स्ट्रा है, अब वो किस तरह से प्लांट बॉडी के अंदर से बाहर आएगी, क्योंकि वो अगर अंदर रहेगी तो फिर कंडीशंस उसकी चेंज हो जाएगी। लेकिन प्लांट बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस है उसको तो मेंटेन रखना ज़रूरी है ना, इसी वजह से। अब हम सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। डे टाइम में अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कैसे होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन से होती है। ठीक है, और ये अब मैं आपको दोबारा से ये पूरे प्रोसेसेस नहीं पढ़ा रही क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, डे टाइम में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, और ये बाद में यूटिलाइज होती है इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं बच रही, वो हर लिहाज से यूज़ हो रही है। तो इसमें कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट डे टाइम में नहीं आया कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन अगर हम लोग नाइट टाइम की बात करें, नाइट टाइम में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सरप्लस होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि उसकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं होती कि कार्बन डाइऑक्साइड को कोई यूटिलाइज नहीं करता, इसी वजह से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट प्रेजेंट होती है प्लांट बॉडी में। तो वो किस तरह से रिमूव होती है, वो रिमूव होती है फ्रॉम द टिश्यू सेल्स। इस प्रोसेस से उसने रिमूव होना होता है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम लोग यंग लीव्स और स्टेम्स की बात करें, उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से रिमूव होती है, फ्रॉम द स्टोमेटा। यंग रूट्स की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड ने किस तरह से डिफ्यूज होना होता है, थ्रू जनरल रूट सरफेस होती है, वहाँ से इसने जो है डिफ्यूज आउट हो जाना होता है, स्पेशली बाय रूट हेयर्स। ठीक है, लीव्स में भी देख लिया, स्टेम्स में भी देख लिया, उसके अंदर स्टोमेटा से उसने रिमूव होने। इसके अलावा यंग रूट्स में अगर देखें तो उसने रूट हेयर से स्पेशली डिफ्यूज आउट होना है। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस होती है इन मेसोफिल सेल्स, सिर्फ डे टाइम में होती है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन ने सिर्फ डे टाइम प्रोड्यूस होना है। जब उसकी यूटिलाइजेशन हो जानी है इन द सेलुलर रेस्पिरेशन, तो लीव सेल्स ने क्या करना है, रिमूव कर देना है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाय स्टोमेटा। स्टोमेटा से ही ऑक्सीजन ने बाहर निकल जाना है। इस तरह से रिमूवल होती है ऑक्सीजन की। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर।
अब हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो स्टोर करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स फॉर टर्जिडिटी। अच्छा, प्लांट्स को बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है उसके लिए कि वाटर को इनटेक करना। क्यों? वो एक तो ये है कि वो सॉइल से भी इनटेक कर सकते हैं, दूसरा ये है कि वो सेलुलर रेस्पिरेशन में भी वाटर प्रोड्यूस होता है। अब प्लांट्स क्या करते हैं, स्टोर करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स, किस लिए? फॉर टर्जिडिटी। ठीक है, और एक्स्ट्रा वाटर हमारे पास किस तरह से रिमूव होगा? बाय ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर ने रिमूव होना होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन। नाइट टाइम में यूजुअली ट्रांसपायरेशन अगर नहीं होती, वो इसलिए कि ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा क्लोज ही रहते हैं। अगर तो वाटर कंटेंट सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा है तो वाटर रूट से एंटर हो जाएगी और वो एक्यूमुलेट कर जाएगा इन जाइलम वेसल्स। ये हम लोगों ने जब लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस किया था कि वाटर की ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होती है, तो हम लोगों ने देखा था कि सॉइल से जो है वो रूट्स के अंदर वाटर जाएगा और उसके बाद एक्यूमुलेट हो जाता है इन द जाइलम वेसल्स। वही बात बताई हुई है। इन सब प्लांट्स अगर हम देखें लाइक ग्रासेस, उसमें क्या होता है, वो फोर्स करता है वाटर को थ्रू स्पेशल पोर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं एट द टिप्स एंड एजेस, और वहाँ पे क्या करते हैं, ड्रॉप्स बना लेते हैं। ग्रासेस में यूजुअली आप देखें कि वहाँ पे अक्सर पानी के ड्रॉप्स रहते हैं। वो इस वजह से होते हैं कि प्लांट्स जो है वो वहाँ से फोर्स करता है वाटर को बाहर की तरफ, वहाँ पे कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो अपीयरेंस होती है वाटर ड्रॉप्स की एट द टिप्स या एजेस ऑफ द लीव्स, इससे हम लोग इस प्रोसेस को कहते हैं गुटेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब मैं आपको ये बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया था। सबसे पहले तो होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन, ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इनकी डेफिनेशंस आती होती हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट मीन्स एनी मटेरियल दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड दैट मे हार्म द बॉडी। यही बात अभी मैंने आपको बताई थी कि मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं, कि जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से जो भी मटेरियल एक्सक्रीट होता है उसे हम लोग मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। और अगर तो ये प्लांट बॉडी के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर रहे तो ये हार्म कर सकती है बॉडी को। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, जिसमें हम लोगों ने दो चीज़ों के बारे में देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल किस तरह से होनी है, ऑक्सीजन की, और वाटर की किस तरह से होनी है। ठीक है, तो ये आपने दोनों टॉपिक्स को शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है, और कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता ये टॉपिक। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? इट इज़ द लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वही अभी मैंने आपको बताया था कि वाटर वेपर्स की फॉर्म में वाटर ने क्या करना होता है, रिमूव होना होता है फ्रॉम द प्लांट सरफेस। कोटेशन इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद ड्यू which condenses from the atmosphere onto the plant surface। ये हम लोग अब जो नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक का लिंक है। अगर आपने सारे नोट्स वहाँ से स्टडी करने हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।